खुल जा सिम सिम। जॉइंट ऑडिट स्टार्ट होगा सर। क्या होता है ये जॉइंट ऑडिट? इकट्ठे ऑडिट करते हैं उसे जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। खत्म, बात खत्म। नाम में सारी चीजें ना छुपी हुई है। और जब आप नाम से रिलेट करने लग जाएंगे स्टोरी बनाकर, तो सोचिए अगर जॉइंट ऑडिट वर्ड आपके पेपर में आ गया, क्वेश्चन पेपर में, और आपने पूरी जॉइंट ऑडिट की जो डिस्कशन है वो जॉइंट ऑडिट वर्ड से स्टार्ट करी है। मतलब जैसे ही आपके सामने जॉइंट ऑडिट आया, मैंने यहीं से कहानी स्टार्ट करी और पूरा जॉइंट ऑडिट कंप्लीट करवा दिया। जैसे जॉइंट ऑडिट क्या होता है? एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा ऑडिटर अगर एक कंपनी के अपॉइंट होते हैं तो उसे जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। जॉइंट ऑडिट होने से क्या फायदे होते हैं वो नीचे लिखे हैं, क्या डिसएडवांटेज होती है वो नीचे लिखी है, अभी करेंगे डिस्कस। जो स्टैंडर्ड है जॉइंट ऑडिट का वो क्या बोलता है जॉइंट ऑडिट के बारे में, तो जब हम ऐसे कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि नेक्स्ट टाइम जब आपने कंटिन्यूशन में पूरा टॉपिक कर लिया, जॉइंट ऑडिट वर्ड से सोच सोच के आगे बढ़ते गए और पूरा का पूरा आपने सिलेबस कर लिया, देन यू कैन इमेजिन कि आपका जो है जॉइंट ऑडिट जब पेपर में वर्ड आएगा तो आप तुरंत कर पाएंगे। ये क्या आ गया भाई? जॉइंट ऑडिट। मिलकर एक सपनों का घर बनाए। जॉइंट ऑडिट। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने अगर मेसर्स XYZ को अपॉइंट किया तो बहुत अच्छी बात है। एक ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। और वीडियो इसलिए नहीं आया था 2 दिन क्योंकि मैं अपनी कंपनी का ऑडिट करवाने के लिए अपने दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड के पास गया था और वहां पर मेरा टाइम बहुत ऑक्यूपाई हो गया। और उसके बाद जो आपका लर्नअप के जो ऐप में आपके वीडियोस वगैरह चलते हैं उसकी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि हम कोई स्ट्रीमिंग सर्वर वगैरह बेटर क्वालिटी कर दें जिससे कि दिक्कत ना आए। कई बार स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि वीडियो आगे पीछे नहीं कर सकते, तो उसका सॉल्यूशन अभी ये है कि वीडियो प्ले हो गया उसके बाद स्क्रीन ऑफर ऑन कर दो, तो जैसे ही ऑफर ऑन करोगे आप स्क्रीन आपके पास वो प्ले बार आ जाएगा। बट फिर भी कई बार ऐसी दिक्कत आ रही है कि वीडियो अटक रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं नॉर्मली ठीक चल रहे हैं। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं मैंने उनसे ही बात करी तो मुझे हाँ पता लगा कि वहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इसका ही मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, इसलिए मेरे 2 दिन लग गए, एक तो ऑडिट के लिए अपनी खुद की कंपनी के और ये वीडियो सर्वर के लिए। फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट्स उनका प्रेशर आया हुआ है, कंप्लीट करवाना है। एक ही दिन में कंप्लीट कराऊंगा ना, एक ही दिन में सारे कॉन्सेप्ट कल। चलिए अभी देखते हैं। XYZ को अपॉइंट कर लिया और उसके बाद अगर मेसर्स ABC को अपॉइंट कर लिया, दोनों को अपॉइंट कर लिया, 3 को अपॉइंट कर लिया, 4 को अपॉइंट कर लिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा जी? तो ये सभी लोग जो हैं वो एक तरह से जितनों को भी अपॉइंट किया है वो सभी लोग जॉइंट ऑडिटर कहलाएंगे। जॉइंट ऑडिटर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? सर एक बात बताइए, इससे फायदा क्या हो सकता है या नुकसान क्या हो सकता है, जरा सोचिए। मैंने अभी आपकी बुक खोली भी नहीं है और सच बताओ मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ी भी नहीं है अभी। तो हम मतलब मैंने अपने टाइम भी नहीं पढ़ी थी एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि मैंने ऐसे 299 पढ़ा था और उसमें ज़्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं थी। आपकी जो बुक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, फिर जो है ऐसे 299 है। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑडिट मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल मैंने पढ़ा ही नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मैंने नहीं पढ़ा है अपने CA का। पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरे नंबर भी कम आए ऑडिट में। 50 पेज पढ़ के जाओगे तो कितने आएंगे? 85 नंबर आएंगे फिर। और 60 पेज पढ़ोगे 60 नंबर आ जाएंगे। तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल की रीडिंग करनी है। और अब तो खैर मैं आपके लिए इतना आसान बना रहा हूँ स्टडी मटेरियल। तो एक बार सोचते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जब 2 लोग मिलके काम करते हैं और दोनों लोगों में कंपैटिबिलिटी हो, यानी अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई देख इस पर्टिकुलर चीज़ों में तुझे एक्सपर्टीज है, एसेट साइड तू चेक कर लियो, लाइबिलिटी मैं कर लूँगा, मुझे एक्सपर्ट नॉलेज है, इनकम तू कर लियो, एक्सपेंस मैं कर लूँगा, ये एक्सपेंस तू कर लियो, इनकम मैं कर लूँगा, डेबिट तू चेक कर ले, क्रेडिट मैं कर लूँगा, 5 आइटम तू चेक कर ले, 5 मैं कर लूँगा। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो भाई उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है हम एफिशिएंटली अपने वर्क को बांट पाएंगे और एक दूसरे की एक्सपर्टाइज नॉलेज को यूज कर पाएंगे। पर क्या आपको इसके कोई डिसएडवांटेजेस लगते हैं? मुझे लगते हैं, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो वन मैन आर्मी वाला स्वभाव है।
वन मैन आर्मी आपने सुना होगा, मतलब एक बंदा सब कुछ कर लेता है। अभी हाल ही में मैंने विवेक बिंद्रा सर का वीडियो देखा था, जो उन्होंने जॉब की पोस्टिंग करी थी कि 10,000 जॉब्स हम देने वाले हैं। विवेक बिंद्रा सर जो है यूट्यूब पर, उन्होंने एक पोस्टिंग करी, मैंने उनका वीडियो देखा। तो वीडियो में मैं ये देखना चाहता था वो किन किन फील्ड्स में बंदों को रिक्रूट करना चाहते हैं। तो उसमें मात्र एक फील्ड को छोड़कर, वो भी मैं कर सकता हूं, बट एक फील्ड को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों के लिए मैं एलिजिबल था। वन मैन आर्मी मतलब बोलेंगे सेल्स करो, सर हम तो करते हैं अपने खुद की, जो यूट्यूब पर हम वीडियोस बनाते हैं, मार्केटिंग हो गई चाहे सेल्स हो गई कि वीडियो बैच लॉन्च हो रहे हैं, हम वो सब करते ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो गया कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएट हम कर ही रहे हैं, आपके सामने है यूट्यूब का कंटेंट, ये क्रिएट हो गया। फिर आ गया कि आप सीए वाला काम करो, सीए तो हम हैं ही, सीए तो हम हैं ही ऑलरेडी, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, फाइनेंस, वो काम तो हमें आता ही है। मार्केटिंग भी हम खुद करते हैं, कंटेंट भी हम खुद क्रिएट करते हैं। बच क्या गया, मार्केटिंग भी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग भी, सब कुछ आ गया उसमें। बच गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मैंने सीखी हुई है, सीए होने के बाद HTML कोडिंग आती है, माई एसक्यूएल जो एसक्यूएल है उसमें भी काफ़ी कुछ बेसिक सीखा हुआ है, ओरेकल SAP का फ्रंट एंड सीखा हुआ है, बैक एंड कोडिंग नहीं सीखी है। तो ये सब आता है, सीए होने के बाद भी सब कुछ आता है। तो उसमें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके वो भी डेवलप कर सकते हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको डेवलप करवानी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने हैं, नॉलेज सारी है। तो वन मैन शो कि एक बंदा सब कुछ आता है भाई। सब्जेक्ट में भी आप देख लो, टैक्सेशन में पढ़ा रहा हूँ, ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट, सीए फाइनल की भी डिमांड आ रखी है। जो आप मेरे जो लेक्चर्स फ्री होते हैं यूट्यूब पे, स्टूडेंट्स ऐसे आ गए हैं, सर फाइनल तो आप ही से लेना है। अरे लेना तो है, बट मेरे पास भाई टाइम नहीं है ना पढ़ाने का, अभी हम इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं। फाइनल के लिए स्टूडेंट्स आ गए हैं, पैसे देकर पढ़ने के लिए राजी हैं, क्या करें, टाइम नहीं है। फीस रिफंड कर दी, 30,000 रुपीज़ मैंने रिफंड किए थे पिछले साल, जब आपका ये बैच लॉन्च किया था May 19 का। सीए फाइनल के पहले ही पैसे आ गए थे, रिफंड कर दिए भाई, नहीं है, टाइम नहीं है अपने पास, और इसी वजह से जो है दिक्कत हो गई। सर ये एग्जाम्पल आप अपनी कहानी क्यों बता रहे हो? अरे इसलिए बता रहा हूँ कि जो बंदा वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है, उसको बड़ी दिक्कत होगी कि यार ये क्या, यार ये अपने हिसाब से अपने तरीके से मुझे बोल रहा है, ऐसे काम कर वैसे काम कर, मुझे अपने तरीके से करना है, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो उस बंदे को दिक्कत होगी। और जहाँ पर कंपैटिबिलिटी है, दोनों शेयर कर पाएंगे वर्क, एक दूसरे के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें एडजस्ट कर पाएंगे, कमियाँ नहीं निकालेंगे, भाई तूने ऐसे क्यों नहीं किया। हालांकि वैसे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जॉइंट ऑडिट का आपका एसए 299 बोलता है कि जो बंदा जो काम कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ये ऑडिटर ये पर्टिकुलर चीज़ चेक कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये वाले दूसरा हिस्सा चेक कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो कॉमन एरियाज है उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपका इससे बोलता है। साथ में आपका जो स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है कि अगर इसको अपनी ऑडिट के दौरान ऐसी कोई चीज़ मिल गई जिससे कि सामने वाले को बता देना चाहिए, भाई तेरे लिए हो सकता है कि कोई मिस स्टेटमेंट हो, ये चीज़ मैं चेक नहीं कर रहा, बट मैं जो चेक कर रहा था उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जो तेरे काम की हो, तो मैं वो तुझसे शेयर कर दूंगा। और अगर तुझे अपने काम में ऐसी चीज़ मिल गई जो मेरे काम की है, तो तू मुझे शेयर कर दियो। यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। चलिए सर, बस यही आपका ऐसे है। देख लेते हैं कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ऐसे जो बोलते हैं वो मैंने आपको बताई दिया है। जॉइंट ऑडिट, चलिए सर यहाँ पर देखते हैं इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। एक्सपर्टीज शेयर हो जाती है। जी हाँ, जैसे मैंने पढ़ा, एक्सपर्टीज शेयर होगी, एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं। भाई कोई ऐसी आपके पास चीज़ आ जाती है कि यार या मटीरियल मिस स्टेटमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऑडिटर जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट जो लगाते हैं, तो यार अगर मुझे डाउट लग रहा है तो मैं सामने वाले से पूछ सकता हूँ, यार तेरी भी तो एक्सपर्टीज है, तेरा क्या मानना है, तुझे क्या लगता है। तो एक दूसरे से क्या है, कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेंसी। मतलब एक तो आपकी फर्म काम कर रही है और उसमें कोई दिक्कत आई, किसी और के पास कंसल्टेंसी लेने जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे को कंसल्टेंसी दे सकते हैं। अच्छा इसमें मेरी ये ओपिनियन है, अच्छा तेरी ओपिनियन ये भी है, मेरी भी यही है, चलो ठीक है। जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। लोअर वर्ड लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा, हाँ लोअर वर्कलोड, क्योंकि दो बंदे काम करेंगे तो धीरे धीरे होगा। बट मेरे केस में उल्टा है, जो वन मैन शो है उसमें क्या होगा, अगर किसी से काम करवाया है, जैसे मैं ऑडिट में भी करता था, अगर मतलब मैंने अपनी टीम में कोई काम दे दिया, काम ठीक से नहीं करेंगे, मुझे ही चेक करना पड़ेगा। अगर मुझे चेक करना पड़ेगा तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये मुझे दिक्कत होती थी। मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में गया, वहाँ पे पोर्टफोलियो सपोर्ट वाले लोग थे, उनको काम दो, गलत कर देंगे, फिर पूरा चेकिंग खुद करो। तो यार जब खुद ही सब कुछ चेक करना है तो मैं खुद ही ना वन शॉट में कर लूँ पूरा। तो ये सब चीज़ें लगती थी। हालांकि हाँ, लोअर वर्कलोड बोलने के लिए है, एक्सपर्टीज शेयर होती है, एक दूसरे की कंसल्टेंसी आप कर सकते हो, कंसल्टेट कर सकते हो। हाँ, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं भी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप दोनों अपने अपने प्रोसीजर लगाकर काम कर रहे हो
क्या पता बेटर क्वालिटी निकले या ना निकले, किसी को एडजस्ट करने में दिक्कत हो। इम्प्रूव्ड सर्विस टू द क्लाइंट, क्लाइंट को बेटर है कि सर्विस अच्छी मिलेगी, 2 ऑडिटर होंगे, 2 की एक्सपर्टीज़ है, दोनों सलाह मशवरा करके जल्दी काम कर पाएंगे, तो ठीक है, एडवांटेजेस भी है, सोचने वाली बात है। डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर ऑफन ऑबिएटेड, क्या लिखा है भाई, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा ये लाइन क्या लिखी हुई है, समझ में नहीं आ रही। तो एक काम करते हैं, सोचता हूँ ये क्या है, अच्छा समझ गया, ये ऐसा है भाई दोस्त, कुछ ऐसा है ये कि मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है एंड इट हैज़ वन ऑडिटर मैसर्स XYZ, और मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड जो है इट विल बी एक्वायर्ड बाय PQR लिमिटेड। अगर PQR लिमिटेड टेक ओवर कर रही है तो जनरली ये होता है कि PQR लिमिटेड जो है अपने ऑडिटर को ही एबीसी लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट करेगी, यही होगा। बट जॉइंट ऑडिट के केस में हो सकता है कि PQR लिमिटेड जो है बोले कि जो मेरे ऑडिटर हैं मैसर्स MNO, उनके साथ हम XYZ को जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं, मतलब ऑडिटर को निकालने के बजाय जॉइंट ऑडिट में रख लेते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है, टेक ओवर के केस में इंस्टेड ऑफ इसके पास असाइनमेंट चले जाएगा, इसे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं अगर इसके मन में जॉइंट ऑडिट का विचार आता है, तो टेक ओवर में ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बड़ा ही टिपिकल पॉइंट है, फिर भी चलो डिकोड करने में हेल्प हो गई। इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs बोलते हैं इन्हें, द वर्क कैन बी स्प्रेड यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ द लोकल फर्म्स विच आर इन द बेटर पोजिशन टू डील विद डिटेल्ड वर्क एंड द लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। जी हाँ, ये सही बात है, क्योंकि जो आपकी बिग फोर्स हैं और जो बहुत सारी ऐसी फर्म है जिनका एफिलिएशन है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर वो एफिलिएटेड जो फर्म्स होती हैं, तो नाम तो हम वो ब्रांड नेम यूज़ कर लेते हैं जैसे RSM, KPMG, बिग फोर जितनी भी आपकी है, ग्रैंड थॉर्टन वगैरह, बट एक्चुअली में वो क्या है, एक्चुअली में वो अलग फर्म है। जैसे BSR एंड कंपनी KPMG है, वॉकर चंदियोक एंड कंपनी ग्रैंड थॉर्टन है, सुरेश सुराना एसोसिएट्स RSM से टाई अप है। तो जब पूरे ग्लोबल लेवल पर MNCs को ऑडिट मिलता है, MNC मल्टीनेशनल काम करने गए थे, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्लाइंट का, नैस्डैक पे लिस्टेड था, नैस्डैक पे लिस्टेड था क्लाइंट, जो कि USA का एक स्टॉक एक्सचेंज है और वहाँ पर लिस्टेड था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये पर्टिकुलर इस कंपनी में RSM को ऑडिट मिल गई, तो RSM ग्लोबली, मतलब जो चाइना में इसकी यूनिट है कंपनी की, वहाँ भी RSM का एफिलिएट ही काम करेगा, जो इंडिया में इस पर्टिकुलर कंपनी की यूनिट है वहाँ भी RSM का जो टाई अप है वो काम करेगा, और फिर जो है ग्लोबल रिपोर्टिंग के लिए हम यहाँ से रिपोर्ट्स भेजेंगे, जो उसके ग्लोबल ऑडिटर हैं RSM US से, वो फिर पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर काम करेंगे। तो ये होता है कि जो लोकल फर्म्स हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कुछ इंटरनेशनल फर्म्स हैं तो वो किसी और लोकल फर्म से टाई अप कर ले। मान लो किसी ऐसी फर्म को लेट्स से कि ऑडिट मिल गया जिसका कोई एफिलिएशन इंडिया में नहीं है, ठीक है ना, वो ऑडिट फर्म है यहाँ पर इंडिया में ऑपरेट करती है बहुत ही छोटे स्केल पर, उसके पास ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, बट कोई ऐसी बड़ी MNC का उसे ऑडिट मिल गया तो वो किसी लोकल फर्म के साथ टाई अप कर लेंगे। उससे क्या होगा कि लोकल फर्म लोकल लॉज वगैरह अच्छे से जानती होगी और उससे सारी एक्सपर्टीज लेकर काम करवाकर वो अपने ग्लोबल रिपोर्टिंग में भेज देंगे। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, जी हाँ, अगर आप ज्वाइंट ऑडिट करेंगे किसी के साथ तो दोनों का स्टाफ थोड़ा थोड़ा आएगा, ज़्यादा आपको स्टाफ रखने की कोशिश या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, लोअर कॉस्ट तो नहीं कह सकते, वैसे देखा जाए तो हायर कॉस्ट है, क्योंकि 2 ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। बट अगर इसे रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए कि भाई मुझे फीस तो टोटल इतनी देनी है, 2 करेंगे तो भी इतनी बांटूंगा, ठीक है ना। पर अगर मैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये कहेगा यार मैं अपना ज़्यादा स्टाफ लाता करने के लिए, अब दूसरे ऑडिटर का भी स्टाफ आ गया तो मेरी कॉस्टिंग बच गई, मेरा खर्चा बच गया। अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन टूवर्ड्स अ बेटर परफॉर्मेंस, दोनों जो है हल्का फुल्का कॉम्पीट करेंगे कि हम बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर में ऐसा हो कि सिर्फ हमें अपॉइंट कर लें या हमें ये किसी और दूसरी चीज़ की ऑडिट दे दें या कोई और असाइनमेंट दे दे, तो दोनों बेटर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे क्लाइंट को। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, सारी याद करनी है क्या, मैं बोलता हूँ भाई नहीं करनी सारी याद, 4-5 जो आसानी से याद हो कर लेना। वर्कलोड शेयर होता है, एक्सपर्टीज शेयर होती है, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें आप याद कर लेना, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। जनरल डिसएडवांटेजेस में बी एज फॉलोइंग, फी शेयर होगी जैसा मैंने भी बताया
भाई तुम तो अपनी कॉस्टिंग कम कर लोगे, तुम्हें कम बंदे भेजने, दूसरा भी सीए फर्म जो है भेज रहा है, बट एक ये भी तो बात बताओ कि तुम्हारी फी भी तो आधी आधी हो जाएगी, रेवेन्यू भी तो कम होएगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वेयर फर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएटेड इन दी जॉइंट ऑडिट। ये है, आपको बताना चाहता हूं कि मैं सीए फाइनल में, मतलब करा तो सेल्फ स्टडी था सब कुछ, आपको मैंने बताया, पर जो ग्रुप 1 में ऑडिट होता है उसमें 2 दिन का कुछ एक रिवीजन टाइप बैच था, 2 दिन आपको जाना था लक्ष्मी नगर, तो वहाँ मैं चले गया। तो वहाँ जो टीचर थे उन्होंने बोला कि हमें एक ऑडिट मिला था और साथ में केपीएमजी या बिग 4 का कोई बंदा था, ईवाई वाले भी थे। तो ये जो सर है इनकी फर्म को भी ऑडिट, जॉइंट ऑडिट मिल गया ईवाई के साथ। तो एक तो छोटी फर्म और एक बड़ी फर्म। छोटी फर्म दिखाई कि भाई हम छोटी थोड़ी ना है, हमारी भी इक्वल स्टैंडिंग है, हम ठीक है, हम बिग 4 से एफिलिएटेड नहीं है, बट हमारी भी इक्वल नो हाउ है, कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो ईवाई है वो बोले मैं सुपीरियर हूँ, और जो ये छोटी फर्म है वो कहे भाई हम किसी से कम नहीं है। तो ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्यों उनसे पूछे, हम क्यों उनके हिसाब से काम करें, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो ये थोड़ा सा चीज़ हो जाती है अगर एक छोटी फर्म बड़ी फर्म एक साथ जॉइंट ऑडिट ले लेते हैं। जनरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सम ऑडिटर, वही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो हो गया ना। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द वर्क, कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने बोला 1 मैन आर्मी है, उसका कोऑर्डिनेशन भाई होएगा नहीं, वो अकेला सब कुछ कर लेगा। उसके बाद क्या है भाई, आगे क्या लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड। हाँ ये भी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि देखिए जो एबीसी है वो इस पर्टिकुलर काम का ऑडिट करेगी, जो XYZ है वो इस पर्टिकुलर काम का ऑडिट करेगी, और बाकी चीज़ें हैं वो कॉमन है, मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बट दोनों बोलेंगे यार ये तू कर, ये इस कॉमन चीज़ का ऑडिट तू कर ले, ये कॉमन चीज़ का ऑडिट तू कर ले, तो ऐसे करते रहेंगे, वो एक नेगेटिव हो जाता है। एरियाज ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी फॉर द वर्क डन, भाई जो कॉमन का काम हुआ है, कॉमन जो वर्क हुआ है, उसमें अब किसकी लाइबिलिटी, अगर वहाँ गड़बड़ निकल गई, मटीरियल मिस स्टेटमेंट निकल गई, बाद में पता लगा ऑडिट रिपोर्ट गलत चली गई है, कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा, वो बोलेगा तुझे करना था, वो बोलेगा तुझे करना था। तो ये थोड़ी बहुत जो है ना दिक्कतें हो जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करी थी। वही 4 एडवांटेज था, 4 डिसएडवांटेज कर लेना। जब आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा तो उसमें भी यही करने वाला हूँ मैं, 4 एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे, शॉर्ट में आपको सब कुछ बनाकर दे देंगे, अपलोड हो जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे सारे हैंड रिटन नोट्स। हाँ बुक नहीं आएगी मेरी, हैंड रिटन नोट्स ही मैं दे दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, या बुक देनी है बुक दूँ, हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। दी ICAI हैज़ इशूड SA 299, जी हाँ। स्टैंडर्ड जो है वो क्या बोलता है देखते हैं। स्टैंडर्ड डील्स विद द स्पेशल कंसीडरेशन इन कैरिंग आउट ऑडिट बाय जॉइंट ऑडिटर, इट रिक्वायर्स दैट। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करता है वो देखें। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, चलिए देखें। द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फॉर ईच ऑफ द ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट। क्या मतलब हो गया कि दोनों फर्म के जो एंगेजमेंट पार्टनर हैं, एंगेजमेंट पार्टनर आपको पता है, मैंने क्वालिटी कंट्रोल के ऐसे में SA 220 में बताया था एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो साइन करेगा। तो दोनों फर्म में जो साइन करने वाला है ऑडिट रिपोर्ट, उन दोनों के एंगेजमेंट पार्टनर जो हैं प्लानिंग स्टेज में एक दूसरे से मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। द जॉइंट ऑडिटर शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी which sets the scope, timing and direction of the audit and also guides the development of the audit plan। दोनों साथ में प्लानिंग करेंगे, दोनों साथ में ऑडिट की स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे ऑडिट होगा, कब किस आइटम का ऑडिट होगा, दोनों मिलकर बनाएंगे। ये आपका स्टैंडर्ड बोलता है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस and develop a joint audit plan। in developing the joint audit plan the joint auditors should, जॉइंट ऑडिट प्लान बनाते टाइम जॉइंट ऑडिटर इन बातों का ध्यान रखेंगे, ऐसे काम करेंगे। आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज, कि भाई कौन सा काम तू करेगा, तेरी टीम करेगी, कौन सा मेरी टीम करेगी, और कौन सा काम हम दोनों मिलकर करेंगे। असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, कि हमें जो रिपोर्ट देनी है किसको देनी है, तुम क्या आइटम पर तुम क्या रिपोर्ट दोगे, हम क्या रिपोर्ट देंगे। जॉइंट ऑडिट की जो है सेम रिपोर्ट जाती है, ऑडिट रिपोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों जॉइंट ऑडिटर साइन करते हैं। बट अगर उन दोनों की ओपिनियन अलग अलग है तो दोनों की अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट जा सकती है। हालांकि यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट का, हमें किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है। कंसीडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर द फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट।
डिस्कस करेंगे आपस में कि भाई ये चीज़ें मुझे सिग्निफिकेंट लगती है, ये चीज़ें तुझे सिग्निफिकेंट लगती है, यहाँ मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इन डायरेक्टिंग द इंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं भाई हम कैसे अपनी टीम को लगाएंगे काम पर, कौन बंदा स्टॉक ऑडिट पे उस वाले प्लांट पे जाएगा, तेरी टीम से वहाँ पर जाएगा, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, जॉइंटली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कंसीडर दी रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज और सिमिलर इंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर, कि जो हमने प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करी है उससे हमें क्या पता लगा, जो होता है ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो हमने परफॉर्म करें उससे हमें क्या लगता है, कितना मिस स्टेटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बेस पर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी टू अकम्प्लिश द इंगेजमेंट उसे डिसाइड करेंगे। नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्स का मतलब जो आपका स्टाफ है, आपका स्टाफ ही आपके रिसोर्सेज हैं। ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसीडर एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर, दोनों अपने अपने हिसाब से रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट देखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, मुझे ये लगता है, तुझे क्या लगता है। द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कॉमन वाले भी, स्पेसिफिक एलोकेटेड एरियाज ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म्ड। समझ गए? दोबारा से बताऊंगा, ऐसे टेंशन मत लो। अभी सिर्फ ये कहता है कि नेचर टाइमिंग एक्सटेंट जो है ऑडिट प्रोसीजर की, दोनों डिसाइड करेंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, कॉमन वाले ऑब्जेक्टिव जो है, कॉमन वाली चीज़ें जो है, और जो आपकी स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, जो तू करेगा जो मैं करूंगा, उन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे भाई इसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या है। द जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन कॉमन इंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। दोनों अलग अलग नहीं लेंगे सर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है, आपको मैंने शायद पिछले वाले चैप्टर में करवाया था, पिछले में ही करवाया था ना, हाँ प्रीवियस चैप्टर में आपको कराया था। इंगेजमेंट लेटर जो होगा और जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा वो एक ही होगा, दोनों या तो स्कैन करवा लेंगे, उसको अपने पास रख लेंगे, ओरिजिनल एक ही होगा। दी वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो एरियाज पर ये वाला ऑडिटर काम करने वाला है, जो पे मैं करने वाला हूँ, जिस पर मैं करने वाला हूँ काम, जो कॉमन एरियाज रहने वाले हैं उसको हम एलोकेट करके, इसे एलोकेशन बोलते हैं, कौन क्या काम करेगा। सबसे पहले ऑडिट में यही होता है, प्लानिंग के बाद जब जाते हैं वर्क पे तो एलोकेशन होने के बाद ही काम स्टार्ट होता है, तो ये एलोकेट कर लेंगे और TCWG को कम्युनिकेट कर देंगे भाई, ताकि उनकी नज़र में भी रहे कि हमने जो जॉइंट ऑडिटर हमने लिए हैं, उसमें ये बंदा क्या काम करने वाला है, ये वाला बंदा क्या काम करने वाला है। इट फर्दर स्टेट्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर, ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में यही आएगा तो, including proper execution of the audit procedure. On the other hand, all the joint auditors shall be jointly and severally responsible for, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके लिए वो दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। The audit work which is not divided among the joint auditor and is carried out by all the joint auditors, common work जो है उसके लिए दोनों joint auditor जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। Decisions taken by all the joint auditors under audit planning इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज, जो भी डिसीजन उन्होंने कॉमन ऑडिट एरियाज के लिए लिए हैं कि भाई ये मटेरियल है या नहीं है, इसका जो ऑडिट प्रोसीजर है हमने ऐसे किया है, दोनों ने जो सहमति रखी है और जो डिसीजन लिए हैं कि वेदर वी शुड इग्नोर दिस पर्टिकुलर थिंग और वी शुड डू फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो जो भी चीज़ें उन्होंने डिसाइड करी है उसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट मैटर अपने दूसरे वाले जॉइंट ऑडिटर को कम्युनिकेट कर रहा हूँ और वो उस पर अपनी सहमति दे रहा है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट मैटर का एक्शन मैं ऐसे लेने वाला हूँ, तो वो कह रहा है हाँ ठीक है, ये एक्शन बिल्कुल ठीक है, सुनाओ, बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल। एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेवेंट स्टैट्यूट्स, अब पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशन बनी है नहीं बनी है, उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हालांकि उन्होंने एक पर्टिकुलर बंदे ने कुछ चेक करा है, एक पर्टिकुलर बंदे ने कुछ चेक करा है और कुछ चीज़ें दोनों ने चेक करी है मिलकर, पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंप्लाइंस है कि लॉज रेगुलेशन के हिसाब से बना नहीं बना, उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डिस्क्लोजर वगैरह दिया गया है वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल्स के हिसाब से दिया गया है। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह बताई गई है वो प्रॉपर है नहीं है, डिस्क्लोजर प्रॉपर है नहीं है, ICAI के स्टैंडर्ड फॉलो हुए नहीं हुए। ensuring that the audit report complies with the requirement of the relevant statutes, applicable standards on auditing and other relevant pronouncements issued by ICAI।
और जो ऑडिट रिपोर्ट है दी गई है वो कंप्लाई करती है या नहीं करती है आईसीए के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उस चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आगे देखते हैं, इन केस a joint auditor comes across matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditor, जो मैंने आपको बताया, मतलब मैं कोई चीज़ चेकिंग कर रहा हूँ बट मुझे ऐसी चीज़ पता लग गई है जो सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और उसकी अटेंशन उसको ज़रूर मुझे करना चाहिए, बताना चाहिए, तो क्या होगा? अगर ऐसी कोई चीज़ लग गई है जिसमें सामने वाले की अटेंशन की ज़रूरत है या विच रिक्वायर डिस्क्लोजर और रिक्वायर डिस्कशन विद और एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, the said joint auditor shall communicate the same to all the other joint auditors in writing prior to the completion of the audit। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉइंट ऑडिट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किन कामों के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक के पास सिग्निफिकेंट मैटर पता लगता है जिससे दूसरे को फर्क पड़ सकता है, जो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी दूसरे जॉइंट ऑडिटर को कम्युनिकेट भी करेगा। इट मे बी नोटेड दैट द जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। हालांकि अगर उन दोनों की ओपिनियन अलग अलग है तो उस सिनेरियो में वो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, और जो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट होगा उसमें दोनों की ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई है। चलिए ब्रांच ऑडिट का एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and papers and financial statement for every financial year which give a true and fair review of the state of affairs of the company, including that of its branch office or its offices, and explains the transactions effected both at the registered office and its branches, and such books shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting। बहुत ही सिंपल सी बात लिखी गई है कि जो कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएगी। यही लिखा हुआ है, जिसमें उसकी ब्रांच की जो बुक्स है वो भी रखी जाएगी। इट मे बी नोटेड दैट ऑल और एनी अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अफोरसेड एंड अदर रिलेवेंट पेपर्स मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिसाइड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है किसी और प्लेस पर रख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा। एंड वेयर सच डिसीजन इज टेकन द कंपनी शैल विद इन 7 days इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार by a notice in writing giving full address of that particular place of that other place। यानी अगर मैं पूरी इन दोनों पैराग्राफ्स का मतलब अगर आपको बताऊं, हो सकता है कि आपको ये 10 लाइनें दिख रही हो, बट वैसे देखा जाए तो 2 ही लाइन है। पहली लाइन बोलती है कि कंपनी जो है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगी, ठीक है ना, जिसमें ब्रांच ऑफिस की भी बुक्स आएगी। और दूसरा पैराग्राफ बोलता है कि डायरेक्टर चाहे तो दूसरी प्लेस पर रख सकते हैं, बट उस केस में उन्हें 7 दिन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये 2 बातें हैं, अगर नोट्स बनाओगे तो 2 ही लाइन आएगी। स्टूडेंट में ऑल्सो नोट दैट कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एज वेल। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती है। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन of subsection 1 if proper books of accounts relating to the transaction effected at the branch office are kept at that office and proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company at its registered office or other place। पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये मैंने सारी लाइनें आपके सामने पहली बार पढ़ी है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई देखो, आपकी जितनी ब्रांचेज हैं, जितनी ऑफिस हैं, उसकी आप सारी चीज़ें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे। अगर आप चाहो तो किसी और प्लेस पर रख सकते हो, पर उस केस में आप आरओसी को इन्फॉर्म कर देना 7 दिन के अंदर। यही लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। उसके बाद लिखा है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं। और उसके बाद बोलता है कि जो ब्रांच ऑफिस है, अगर वो ब्रांच अपनी जगह पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रही है, पर पीरियोडिकल रिटर्न्स इस रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर प्लेस जहाँ पर भी है वहाँ पर पीरियोडिकल रिटर्न्स भेज रही है। पीरियोडिकल रिटर्न्स का मतलब जो क्वार्टरली स्टेटमेंट हो गई, मंथली स्टेटमेंट हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, ब्रांच की मंथली बेसिस पर सारी डिटेल्स वगैरह हो गई जो सेंड करी है, तो भी माना जाएगा कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर लिया गया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि पीरियोडिकल रिटर्न्स जो है ब्रांच को भेजनी होती है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं भेज सकते तो कम से कम पीरियोडिकल रिटर्न जरूर भेजें। फर्दर सबसेक्शन 8 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी प्रिस्क्राइब्स ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंपनी ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर। Where a company has a branch office, the accounts of the office shall be audited either by the auditor appointed for the company, जिसको company auditor बोलते हैं, or by other person qualified for appointment as an auditor of the company under this act।
and appointed as such under section 139, or where the branch office is situated in a country outside India, the accounts of the branch office shall be audited by either the company auditor or by an accountant or by any other person duly qualified to act as an auditor of the accounts of the branch office in accordance with the laws applicable in that country, and duties and power of the company auditor with reference to the audit of the branch and branch auditor shall be such as may be prescribed. ये पूरा पैराग्राफ क्या बोलता है? ये सिंपल सी बात बोलता है कि भाई ब्रांच की ऑडिट जो है आपका कंपनी का ऑडिटर कर सकता है। जिसको आपने एबीसी लिमिटेड की ऑडिट दी है उसकी अगर कोई ब्रांच होगी एबीसी लिमिटेड की तो उसका ऑडिट भी जो है कंपनी का ऑडिटर कर सकता है। हालांकि अगर आप चाहो तो ब्रांच का आप सेपरेट ऑडिटर अलग से भी अपॉइंट कर सकते हो, और उस केस में कई बार बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है तो उसका सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। हालांकि वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर क्वालिफिकेशन में बात पढ़ी है। क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड ऑडिटर कौन होता है, तो वो ऑडिटर भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तब उसे अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर आपकी ब्रांच इंडिया के बाहर है तो आपका कंपनी का ऑडिटर तो कर ही सकता है उसकी ऑडिट, पर अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में कोई अकाउंटेंट है जो वहां पर क्वालिफाइड है ऑडिट करने के लिए तो उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो हमारा ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इट मे बी नोटेड दैट द ब्रांच ऑडिटर शेल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम एंड सेंड इट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शेल डील विद इट इन हिज रिपोर्ट इन सच मैनर एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है कि जो ब्रांच ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट करके अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है, रिटर्न वगैरह है, सब कुछ भेजेगा, अपनी डिटेल्स वगैरह सब सेंड करेगा। ये देखिए अपनी रिपोर्ट जो है कंपनी ऑडिटर को भेजेगा, और जो कंपनी ऑडिटर है वो उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा ये देखने के लिए कि मैं ओवरऑल कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ। तो ब्रांच का ऑडिटर ने सेपरेटली अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसे मैं कंसीडर करूंगा वाइल गिविंग ओपिनियन ऑन द कंपनी। फर्दर एज पर रूल 12 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, the branch auditor shall submit his report to the company's auditor, and reporting of fraud by the auditor shall also extend to such branch auditor to the extent it relates to the concerned branch। जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है कंपनी ऑडिटर के ऊपर लगती है, वो ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी लगेगी, बट वो ब्रांच के लिए लगेगी सिर्फ। ये नहीं कि ब्रांच ऑडिटर को मैं लाइबल ठहरा दूंगा अगर कंपनी का फ्रॉड हुआ, उसने रिपोर्ट नहीं किया और उसे पता था, उसे ब्रांच के ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फ्रॉड के रिगार्ड में। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये एक और आपका स्टैंडर्ड आ गया है। अगर मैं कंपनी ऑडिटर हूं और मैं ब्रांच का ऑडिट करने के लिए नहीं जाता हूं और ब्रांच के ऑडिटर के काम पर रिलाई करता हूं अपनी ओपिनियन देने के लिए ऑन द ओवरऑल कंपनी, तो उस केस में जो है मैं दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज कर रहा हूं, जिसके लिए आपका SA 600 बात करता है। व्हेन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच आर ऑडिटेड बाय अ पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर, there is need for a clear understanding of the role of such auditor and the company's auditor in relation to the audit of accounts of the branch and the audit of the company as a whole. There is great necessity for a proper rapport between these two auditors, मतलब कि बातचीत, understanding the purpose of an effective audit, for the purpose of an effective audit in recognition of these needs, काउंसिल ने, ICAI की काउंसिल ने ये SA 600 बनाया हुआ है। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इट मेक्स क्लियर दैट इन सर्टेन सिचुएशंस द स्टैट्यूट गवर्निंग द एंटिटी मे कन्फर अ राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट अ component and examine the books of accounts and other records of the said component if he thinks it necessary to do so, where another auditor has been appointed for the component मतलब हिस्सा, branch. The principal auditor would normally be entitled to rely upon the work of such auditor unless there are special circumstances to make it essential for him to visit the component and or to examine the books of accounts and other records of the said component। यानी unless until necessary होगी मैं खुद जाकर वहां पे ऑडिट करूं, मैं किसी दूसरे ऑडिटर के काम पर रिलाई कर सकता हूं अगर उसने भी वहां का ऑडिट किया है और वो क्वालिफाइड भी था अपॉइंटमेंट के लिए। फर्दर इट रिक्वायर्स दैट द प्रिंसिपल ऑडिटर should perform procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence that the work of the other auditor is adequate for the principal auditor's purpose in the context of his specific assignment. When using the work of another auditor, the principal auditor should ordinarily perform the following procedures. क्या क्या परफॉर्म करेगा हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर जो कंपनी का ऑडिटर है, वो यहाँ लिखा हुआ है। एडवाइज द अदर ऑडिटर ऑफ द यूज दैट इज टू बी मेड ऑफ द अदर ऑडिटर्स वर्क and report and make sufficient arrangements for coordinating of their efforts. At the planning stage of the audit, the principal auditor would inform the other auditor of matters such as
requiring special consideration procedures for the identification of inter-component transactions that may require disclosure and the timetable for completion of the audit. ये सबसे पहली बात लिख दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पर एक कंपनी का ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर यानी कि ब्रांच के ऑडिटर के काम पर रिलाई करने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहले प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर ले और प्लान कर ले कि भाई देखो मैं ऑडिट इस टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ तो तुम भी तभी स्टार्ट कर लेना, ये हमारी डेडलाइन है ऑडिट कंप्लीट होने की, ये सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जिस पर आपको ध्यान रखना होगा खासकर, ताकि आप अपनी रिपोर्ट में मुझे इन्फॉर्म कर पाएँ। और जो है और टाइम टेबल वगैरह शेयर करेंगे, और जो इंटर कंपोनेंट की ट्रांजैक्शन हो रही है ब्रांच और हेडर कंपनी के बीच, उन ट्रांजैक्शन पर हम स्पेसिफिकली ध्यान देंगे। Advise the other auditor of the significant accounting, auditing and reporting requirements and obtain representation as to the compliance with them। तो यहाँ पर जो है कंपनी का ऑडिटर जो है क्या करेगा, कंपनी का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को बोलेगा कि भाई तुम मुझे लिखित में दे दो कि जो ब्रांच है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करती है। अगर तुम मुझे ये बता दोगे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे काम को यूज कर लूंगा। द प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस विद द अदर ऑडिटर द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड और रिव्यू अ रिटन समरी of the other auditor's procedure and finding, which may be in the form of completed questionnaire और checklist। मतलब रिव्यू कर सकता है कि हाँ ये चीज़ तुमने चेक करी, ये करी या नहीं करी, ये करी या नहीं करी, एक रिव्यू जरूर कर सकता है उसके काम का। द प्रिंसिपल ऑडिटर may also wish to visit the other auditor। The nature, timing, extent of the procedure will depend on the circumstances of the engagement and the principal auditor's knowledge of the professional competence of the other auditor। जी हाँ, मतलब अगर अदर ऑडिटर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है तो उसने जो काम किया है, प्रोसीजर वगैरह फॉलो करे, उसके काम को देखकर लगता है कि सब कुछ उसने बराबर काम किया है, बेस्ट काम किया है, तो मैं उस पर रिलाई कर अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट जो होगा प्रोसीजर का डिज़ाइन कर सकता हूँ कि अच्छा ब्रांच जो है बिल्कुल अच्छी है, दूसरी ब्रांच का दूसरे ने ऑडिट किया, उसमें कुछ उसने कमियाँ बताई, ठीक है, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उस हिसाब से मैं नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट अपना बनाऊँगा। और अगर ब्रांच ऑडिटर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस केस में मैं उसके हिसाब से अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट बनाऊँगा। This knowledge may have been enhanced from the review of the previous audit work of the other auditor। ये कैसे पता लगेगा कि वो कॉम्पिटेंट है नहीं है, उसका पुराने ऑडिट के वर्किंग पेपर्स को देखकर पता लग जाएगा ये कितना कॉम्पिटेंट है, कैसे काम करता है, इसका क्या तरीका है। तो ये सब बात यहाँ लिखी है। अब हम कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे।